हेलो फ्रेंड, भगत सिंह पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में अभी तक हमने देखा भगत सिंह के प्रारंभिक जीवन के बारे में। भगत सिंह का जन्म 28 अक्टूबर 1907 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम सरदार श्री किशन सिंह था तथा चाचा का नाम अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह था। उनके दादाजी का नाम अर्जुन सिंह था। ये सभी लोग क्रांतिकारी थे। भगत सिंह की शिक्षा बांगा नामक गांव में हुई थी, जहां वो पैदा हुए थे। उसके बाद वो आगे की शिक्षा के लिए डीएवी लाहौर चले गए, जहां उनकी मुलाकात रास बिहारी बोस और लाला लाजपत राय जैसे आंदोलनकारियों से हुआ। यहाँ तक भगत सिंह के जीवन में कोई वैचारिक मोड़ नहीं आ पाया था, लेकिन उनके वैचारिक मोड़ आया, उनके जीवन में सबसे ज़्यादा परिवर्तन आया तो वो घटना थी 13 अप्रैल 1919 को हुई जलियांवाला हत्याकांड। उसके बाद 5 अप्रैल 1922 को हुई चौरी चौरी घटना के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उन्होंने तय किया कि भारत की आज़ादी गांधीवादी तरीके से नहीं प्राप्त होगी, वो बम और पिस्तौल गोलों से ही प्राप्त की जाती है। नहीं, क्रांतिकारी मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। इसी क्रम में जब वो नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान रास बिहारी बोस, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव और यशपाल जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। 1924 में एचआरए की जब गठन किया गया सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा, तो उन्होंने एचआरए ज्वाइन कर लिया। 1924 में वो घर छोड़ के कानपुर आ गए। कानपुर में वो गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले तथा उनकी पत्रिका में काम करने लगे, प्रताप पत्रिका में काम करने लगे और बलवंत सिंह के छद्म नाम से वो लेख लिखने लगे। इसी दौरान गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनकी मुलाकात बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद से कराई। इनके द्वारा ये सभी लोग एचआरए के सदस्य थे। इनके द्वारा 1925 में काकोरी कांड किया गया। हालांकि काकोरी कांड में सरदार भगत सिंह प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे। 1926 में सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। 1927 में काकोरी कांड के कारण पहली बार उनकी गिरफ्तारी की गई तथा पुलिस द्वारा उन पर दबाव डाला गया कि वो काकोरी कांड के जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ सरकारी गवाह बन जाए। लेकिन भगत सिंह उनके दबाव के आगे नहीं झुके और चूंकि भगत सिंह के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए पुलिस ने उन पर जुर्माना लगाकर उनको छोड़ दिया। ये उनकी पहली गिरफ्तारी थी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। 1928 में साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन के विरोध लाहौर में विरोध कर रहे लाला लाजपत राय को जब स्कॉट के आदेश पे सैंडर्स ने लहूलुहान कर दिया और उसके 1 महीने बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, तो भगत सिंह ने निश्चय किया कि वो इसका बदला लेंगे और एचएचआरए के मेंबर ने इसके लिए स्कॉट को मारने की प्लानिंग की। दिसंबर 1928 में इन लोगों ने गलती से स्कॉट की जगह सैंडर्स को मार दिया। उसके बाद वो लाहौर से निकलकर कलकत्ता, आगरा, मथुरा होते हुए कानपुर पहुँचे। कानपुर पहुँचने के बाद उन्होंने रिव्यू किया तो उन्होंने पाया कि इक्का दुक्का अंग्रेज को मारने से कुछ नहीं होगा। जब तक एक सामूहिक प्रयास नहीं किया जाएगा, सब भारत के सभी युवा एक साथ मिलकर क्रांतिकारी मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक देश को आज़ाद कराना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए ज़रूरी था कि युवाओं के बीच क्रांतिकारी भावनाओं का प्रचार प्रसार करना तथा अंग्रेज़ों के निर्दयी और क्रूर भरे कार्यों को उजागर करना, जिसके लिए उनको एक मंच की ज़रूरत थी जहां वो पूरे भारत के लोगों और युवाओं का ध्यान आकर्षण कर सकें। कहते हैं जहां चाह वहां राह। उनको ये मंच मिल गया। दरअसल 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में 2 बिल पास किया जाना था। पहला बिल था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरा था पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत साम्यवाद को कुचलने का प्रयास किया जा रहा था और ट्रेड डिस्प्यूट बिल से मजदूरों के हड़ताल पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही थी। ये दोनों बिल कहीं ना कहीं गरीब, किसान और मजदूरों के विरुद्ध थे तथा पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के फेवर में थे। चूँकि एसएचआरए के जो मेंबर थे उन पे साम्यवाद का प्रभाव था, वो समाजवाद के प्रभाव में थे।
उनको इस बात का बहुत आक्रोश हुआ, गुस्सा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा आक्रोश हुआ कि कोई भी भारतीय राजनीतिक दल इसका पुरजोर से विरोध नहीं किया। इस बात के चलते उन्होंने इसका पुरजोर विरोध करने की कोशिश की और उन्होंने एक प्लानिंग की कि केंद्रीय जो विधानसभा है, जब ये बिल पास किया जाएगा तो उसमें बम फोड़ा जाएगा। उनको ये बम फोड़ने की जो प्रेरणा मिली थी वो अगस्टे वैलेंटे की घटना से मिली थी। दरअसल 1893 में फ्रांस में जो वहाँ का चैम्बर्स ऑफ ड्यूटी था, यानी केंद्रीय विधानसभा था, वहाँ पर एंटी रिवोल्यूशनरी बिल लाया जा रहा था, क्रांतिकारी विरोधी बिल लाया जा रहा था। वहाँ पे अगस्टे वैलेंटाइन गए और उन्होंने, जब वो बिल पास हो रहा था तो वहाँ पे बम लुढ़का दिया, जिससे वहाँ विस्फोट हुआ और अफरा तफरी मच गई, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ क्योंकि नुकसान पहुंचाने वाला बम नहीं था। उसके बाद अगस्टे वैलेंटे ने पर्चा बांटना शुरू कर दिया जिसमें लिखा था बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। इसी घटना के तर्ज पर HSRA के मेंबर ने भी बम फोड़ने की योजना बनाई। पहले इस घटना को अंजाम देना चाहते थे चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन बाद में तय हुआ कि इसके लिए सबसे सटीक व्यक्ति हैं भगत सिंह। चूँकि भगत सिंह हाईली इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, सबसे बड़ी बात वो कुशल प्रवक्ता थे और अपनी बात वो अंग्रेज़ों के सामने बड़ी चतुरता और कुशलता के साथ रख सकते थे, जिससे भारतीय जनता युवाओं का ध्यान आकर्षित हो सकता है। फिलहाल ये तय हो गया कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जाएंगे और बम फोड़ेंगे। भगत सिंह के एक जीवनीकार मलविंदर जीत सिंह ने उनकी जीवनी में लिखा है कि 3 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खाकी शर्ट पहनी, हाफ पैंट पहनी, ऊनी जूते पहने, ऊनी सॉक्स पहने, मोजे पहने और जूते पहने। भगत सिंह ने हैट लगाई और दोनों लोग कश्मीरी गेट गए, फ़ोटो खिंचवाया और फिर 6 अप्रैल को फ़ोटो लेने भी गए। 8 अप्रैल को जब ये बिल पास हो रहा था तो वो सुबह 11 बजे चुपके से केंद्रीय विधानसभा में पहुंचे उसी ड्रेस में और दर्शक दीर्घ में बैठ गए। दुर्गा दास एक न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पे वहाँ पे न्यूज़ को कवर करने गए थे। उन्होंने इस घटना का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है अपनी बुक इंडिया फ्रॉम नेहरू टू करजन एंड आफ्टर में। दुर्गा दास ने बताया कि जब बिल पास हो रहा था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल तो पहले ही पास हो चुका था, लेकिन जब पब्लिक सेफ्टी बिल को पास करने के लिए विट्ठल भाई पटेल जो उस अध्यक्षता कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई के पटेल के बड़े भाई, जब वो सेफ्टी बिल पर अपना निर्णय सुनाने जा रहे थे तो सरदार भगत सिंह ने सबसे पहले बम को विजिटर गैलरी में लुढ़का दिया। उसके बाद बटुकेश्वर दत्त ने विजिटर गैलरी में बम को लुढ़का दिया। तो साफ इंटेंशन इनका जाहिर था कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और बम की इंटेंसिटी भी इतनी नहीं थी कि जिससे किसी को जान माल को नुकसान पहुंचे। उसमें धुआं ज़्यादा हुआ, अफरा तफरी मच गई चारों तरफ, सब लोग भागने लगे। वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, केलकर और जयकर भी मौजूद थे, लेकिन ये दोनों लोग नहीं भगे। इन दोनों लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। पुलिस आई, ब्रिटिश पुलिस आई, इन लोगों को पकड़ी। भगत सिंह ने वो पिस्तौल भी सरेंडर दे दी जिससे उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी, यानी उन्होंने सबूत खुद ही दिया। यानी उनको साफ पता था वो क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। खैर, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनको अलग अलग जगहों पे भेजा गया जांच के लिए। जून 1929 को जेल में ही कोर्ट लगाई गई। कोर्ट के जज थे बीपी पुल, सरकारी वकील थे राय बहादुर सूर्यनारायण, और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के वकील थे कांग्रेस के आसफ अली, और सरकारी गवाह बना सर्जेंट टेरी।
कोर्ट ने मामले की आदेश सुनाते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या करने के प्रयास में आजीवन कारावास सुना दिया। इसके बाद इन लोगों ने, पहले तो ये करना नहीं चाहते थे, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद ये लोग हाई कोर्ट में अपील करने के लिए तैयार हो गए। हाई कोर्ट में बात गई। जून 1930 को हाई कोर्ट ने इनके अपील को रद्द कर दिया, लेकिन इनकी सज़ा को कम करके 14 साल कर दिया। 14 साल कर दिया। भारत के सभी लोग खुश हुए, HSRA के मेंबर भी खुश हुए कि 4, 5, 10 साल में भारत को आज़ादी मिल जाएगी और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आसानी से, जब अपनी सरकार होगी, छूट जाएंगे। लेकिन एक दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही थी। लाहौर जो में सैंडर्स की हत्या हुई थी, उसकी जांच ब्रिटिश पुलिस कर रही थी, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस का नाम दिया गया। जब सैंडर्स को मार रहे थे भगत सिंह, तो वहाँ उन्होंने एक पंपलेट चिपका दिया जिस पे लिखा था स्कॉट किल्ड। पहला सबूत उन्होंने उसको इकट्ठा किया पुलिस ने। दूसरा, जब ये लोग बम फोड़े और इंकलाब जिंदाबाद का नारे लगाए, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे जिस पे लिखा था बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत थी, वो पर्चा भी पुलिस को मिल गया। दोनों पर्चे को पुलिस ने मैचिंग कराई, जिसकी हैंडराइटिंग सेम थी। कुलदीप नैयर एक इतिहासकार अपनी बुक में लिखते हैं कि ये दोनों हैंडराइटिंग भगत सिंह की थी और दोनों पर भेजने वाले का नाम बलराज लिखा था, जो HSRA का कमांडर इन चीफ था। पुलिस को यकीन हो गया कि यह HSRA द्वारा किया गया घटना है और साथ ही साथ पिस्टल तो मिल ही चुकी थी भगत सिंह की। तो भगत सिंह साफ तौर पे दोषी ब्रिटिश पुलिस द्वारा मान लिए गए। लेकिन ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव पड़ रहा था पंजाब के ब्यूरोक्रेसी या अधिकारियों द्वारा कि भगत सिंह को फांसी दिया जाए, अन्यथा वो रिजाइन कर देंगे। और इस दबाव के चलते पुलिस अधिकारियों पर भी दबाव पड़ रहा था कि तुम सबूत किसी तरह खोज के लाओ और भगत सिंह को फांसी पे लटकाओ। लेकिन ब्रिटिश कानून के अनुसार बस इतना ही सबूत काफ़ी नहीं था फांसी देने के लिए। अतः उन्होंने भगत सिंह के सहयोगी साथियों को दबाव डालना शुरू किया, जिसमें से जय गोपाल, वही जय गोपाल जिसने सैंडर्स की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई थी, और हंसराज ने सरकारी गवाह बनना कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया। और अक्टूबर 1930 में स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया, इस विशेष अदालत बुलाई गई जेल में, जिसके जज थे JC हिल्टन। उनको यहाँ सबूत भी पेश किए गए, गवाह पेश किए गए। सबूत और गवाह के आधार पर हिल्टन ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई तथा तारीख तय की 24 मार्च 1931। हालांकि इसके खिलाफ प्रिवी काउंसिल में अपील की गई, लेकिन प्रिवी काउंसिल ने भी इस अपील को रद्द कर दी। जब फांसी की सज़ा के दिन नज़दीक आ गए, 24 मार्च नज़दीक आ गया, तो ब्रिटिश को ये लगा कि अगर उस दिन फांसी दी जाती है तो बवाल होने के काफ़ी चांसेस हैं, कि सारे लोग आना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने इसको देखते हुए, अमूमन ब्रिटिश काल में जो फांसी दी जाती थी सुबह सूर्योदय के पहले दी जाती थी, लेकिन उन्होंने 12 घंटा पहले ही इन लोगों की फांसी यानी 23 मार्च बुधवार को शाम को 7 बजे ही तय कर दी। जब फांसी से 2 घंटा पहले भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता जब उनसे मिलने गए, तो अपने साथ रिवोल्यूशनरी लेनिन की एक बुक भी लिए गए।
प्राणनाथ गुप्ता अपनी बुक में बताते हैं कि जब वो पहुँचे तो भगत सिंह पिंजरे में एक शेर की भांति घूम रहे थे और उनका वजन भी लगभग 6 किलो बढ़ गया था। जब वो पहुँचे तो भगत सिंह ने कहा कि आप मेरा बुक लेकर आए हैं? तो प्राणनाथ मेहता ने कहा हाँ लीजिए। भगत सिंह ने बुक लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा, तो भगत सिंह उनकी बात नहीं सुने, वो पढ़ते रह गए। उसके बाद जेलर आया। जेलर ने कहा चलिए टाइम हो गया है। तो उन्होंने कहा बस रुक जाओ, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उसके बाद फिर जेलर ने कहा चलो। उसने पुस्तक उठाई, जहाँ तक पढ़े थे वहाँ तक मोड़ा और पुस्तक रख के चल दिए। फिर वो लोग चले। जब फांसी सजा दे के पहुँचे, फांसी स्थल पर पहुँचे, तो फांसी देने के लिए लाहौर के शहादरा से मसीद नामक एक जल्लाद को बुलाया गया। जब ये फांसी वहाँ पहुँचे तो मसीद ने पूछा सबसे पहले फांसी पे कौन चढ़ेगा? तो सुखदेव ने कहा सबसे पहले मैं चढ़ूँगा। सुखदेव फांसी हुई, फिर भगत सिंह को फांसी हुई और फिर राजगुरु को फांसी हो गई। तब तक लोगों को भनक मिल चुकी थी। सबने आकर लाहौर सेंट्रल जेल को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस डर गई। उन्होंने पीछे की दीवार तोड़ी और इनके डेड बॉडी को एक ट्रक में एक अमानवीय तरीके से एक सामान की तरह से फेंक दिया। इसके बाद इनको वहाँ से पुलिस ले गई रावी तट के किनारे, लेकिन रावी नदी में पानी नहीं था। फिर ये फिरोजपुर के पार सतलज नदी किनारे ले गई, वहाँ पानी था। वहाँ इन्होंने इनकी लाश को जलाना शुरू किया। तब तक गांव वालों को पता चल गया। जब गांव वाले आए तो इनकी लाश को फेंक कर वो लोग भाग गए। फिर गांव वालों ने इनके डेड बॉडी, आधे कचरे डेड बॉडी को प्राप्त किया और उसको जलाया वलाया। अगले दिन पूरे भारत में शोक की लहर थी। लाहौर में 3 किलोमीटर का जुलूस निकला। गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका प्रताप और कानपुर से निकलने वाली प्रताप अखबार और इलाहाबाद से निकलने वाली भविष्य नामक अखबार ने सर्वप्रथम भगत सिंह को शहीद आजम संबोधित किया। भगत सिंह की एक घटना को यहाँ मैं जो और ऐड करना चाहूँगा। जब भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई तो उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को लिखा कि उन्हें फांसी की सज़ा न देकर गोली मार दिया जाए, क्योंकि मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है, इसलिए मुझे गोली से मार दिया जाए। ये थी भगत सिंह की एक बहुत ही भावुक कहानी। उम्मीद करते हैं हम सभी को इससे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।